ब्लॉक में ग्रुप 17 एलिमेंट्स जो हैं इनको हम जानते हैं हेलोजन्स के नाम से। ग्रुप 17 एलिमेंट्स ये जाने जाते हैं हेलोजन्स के नाम से। अब हेलोजन्स ही क्यों कहा जाता है इनको? जो हेलोजन वर्ड है ये दो पार्ट्स का मिलकर बना है, हेलोस एंड जेन। तो हेलोस का मतलब होता है सॉल्ट, जेन का मतलब आपको पता है फॉर्मिंग। तो सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स के तौर पर इनको जाना जाता है, क्योंकि जो ग्रुप 17 में एलिमेंट्स हैं कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। और ये हमें पता है कि जो हेलोजन्स हैं ये एस ब्लॉक मेटल्स के साथ या एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करके आयनिक कंपाउंड्स बनाती हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि 2 मोल्स ऑफ Na प्लस Cl2 ये मिलकर बनाएंगे 2 मोल्स ऑफ NaCl। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। आयनिक कंपाउंड्स को ही हम कॉमनली सॉल्ट्स बोलते हैं। सॉल्ट का मतलब सिर्फ नमकीन चीज नहीं होता है। सॉल्ट स्टैंड्स फॉर आयनिक कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव आयन हो और नेगेटिव आयन्स हों, जैसे कि CH3COONA सोडियम एसीटेट है, तो ये भी एक सॉल्ट है। हालांकि ये खाने में नमकीन चाहे नहीं होगा, पर आयनिक कंपाउंड होने के कारण ही इसको सॉल्ट कहा जाता है। तो जो हेलोजन्स हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं, दे रेडिली फॉर्म सॉल्ट्स ऑन रिएक्शन विद एस ब्लॉक मेटल्स और रिएक्शन विद अदर टिपिकल मेटल्स। तो देयरफॉर दीज आर नोन एज हेलोजन्स। फिर जब हम इनकी और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो सबसे पहले बात आएगी इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। वो होती है NS2 NP5। NP6 हो तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑक्टेट कंप्लीट होने से जस्ट एक इलेक्ट्रॉन ही कम है, तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी। तो चलो वो हम बाद में स्टडी करते हैं। इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले इनकी फिजिकल स्टेट। हेलोजन्स जो हैं, जो भी हैं, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, F2Cl2 Br2 और I2। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होगा। विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर साइज द वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विल आल्सो इंक्रीज। और वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीज होने के कारण इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो इंक्रीज होंगे, मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीज होंगे। तो इसी कारण ही फ्लोरीन एक गैस होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। क्लोरीन भी एक गैस है पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा हाई। ब्रोमीन एक रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड होती है और आयोडीन एक टिपिकल सॉलिड है, सॉफ्ट सॉलिड है ये। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो हैं दे ग्रेजुअली इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज। तो आप लिख सकते हो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप with increase in molecular size, the van der Waals forces of attraction increase. The van der Waals forces of attraction increase, and hence the melting points and boiling points also increase. फिर जो बाकी और प्रॉपर्टीज हैं इनकी, जैसे कि एटॉमिक रेडियाई, तो ये आपको पता है कि टॉप टू बॉटम मूव करने पर इंक्रीज होते हैं और लेफ्ट टू राइट मूव करने पर डिक्रीज होते हैं। तो जो हेलोजन्स के एटॉमिक रेडियाई होंगे ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग चेल्कोजेंस जो थे, ग्रुप 16 एलिमेंट्स थे, उनसे थोड़े छोटे होंगे और टॉप टू बॉटम मूव करने से इंक्रीज होंगे। तो आप इतनी बात लिख सकते हो, स्मॉलर देन कॉरस्पॉन्डिंग चेल्कोजेंस and the atomic radii increase on moving down the group, and the atomic radii increase on moving down the group। तो atomic radii की जो वेरिएशन है वो इस तरह से आएगी। फिर उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी,
तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की भी वेरिएशन हम बहुत बार कर चुके हैं, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, तो इसीलिए ही इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी मोर देन कॉरस्पॉन्डिंग चैल्कोजेंस और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी इसमें जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। तो आप लिख सकते हो मोर देन कॉरस्पॉन्डिंग चैल्कोजेंस एंड डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप and decrease on moving down the group। फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग चैल्कोजेन से ज्यादा होगी, पर इसके बाद आएगा ग्रुप 18 यानी कि नोबल गैसेस जिनमें फुली फिल्ड शेल होता है, वैलेंस शेल इज फुली फिल्ड। अगर वैलेंस शेल फुली फिल्ड है तो दे विल नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू गेन फर्दर इलेक्ट्रॉन्स, उनमें अगर और इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं होंगे तो हम कह सकते हैं कि उनकी कोई टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो तभी जो हैलोजेंस हैं अपने अपने पीरियड में इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट होती है, और नो डाउट टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज करेगी। पर हाँ वही एक्सेप्शन आएगी एक, जैसे कि चैल्कोजेंस में ग्रुप 16 एलिमेंट्स में भी आई थी कि सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन से कम होने की बजाय सबसे ज्यादा हो गई थी अपने ग्रुप में, और वैसे ही यहां पर भी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो फ्लोरीन से कम होने की बजाय फ्लोरीन से ज्यादा हो जाती है। तो इसका रीजन भी बिल्कुल सिंपल है, हम कर चुके हैं कि फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस थोड़ा शॉर्ट होने के कारण, स्मॉल होने के कारण उसमें इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस ऑल्सो। तो उन रिपल्शंस के कारण एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड, और अगर ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो नेट रिलीज जो होना है एनर्जी को वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस कारण ही फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन के कंपैरेटिवली थोड़ी कम होगी। तो आप लिख सकते हो दो लाइनें, फ्लोरीन हैज somewhat lower value of electron gain enthalpy as compared to chlorine, full stop। This is because of the small size of fluorine, the incoming electron experiences strong inter-electronic repulsions। तो ऐसी ही एक्सप्लेनेशन हमने ऑक्सीजन फैमिली में भी दी थी। तो इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी, तो वो भी बिल्कुल सिंपल वे में चैल्कोजेन से ज्यादा और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी विदाउट एनी एक्सेप्शन। पर जो चीज थोड़ी सी समझने वाली है वो है कलर। तो आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख सकते हो कलर। हैलोजन जो हैं ये सारी की सारी कलर्ड होती हैं, और अगर मैं इनका कलर भी आपको बताऊं तो यू कैन राइट डाउन, फ्लोरीन जो है ये एक लाइट येलो कलर की गैस होती है, क्लोरीन जो है ये एक ग्रीनिश येलो या येलोइश ग्रीन इसका कलर होता है, ब्रोमीन Br2 जो है ये एक रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, रेडिश ब्राउन लिक्विड, और I2 एक वायलेट कलर का सॉलिड होता है। तो डिफरेंट हैलोजेंस का कलर जो है वो इस तरीके से वेरी करेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि कलर ऑफ हैलोजेंस जो है ये डार्क होता जा रहा है जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। लाइट येलो से येलोइश ग्रीन हो गया, फिर रेडिश ब्राउन और डार्क, और वायलेट तो सबसे डार्क हुआ। तो आप लिख सकते हो एक स्टेटमेंट भी कि कलर ऑफ हैलोजेंस deepens on moving down the group, color of halogens deepens on moving down the group। क्यों डार्क होता है इनका कलर?
फ्लोरीन का अगर आप देखो तो मॉलिक्यूलर साइज सबसे छोटा होगा, क्लोरीन थोड़ा बड़ा, ब्रोमीन और बड़ा, और आयोडीन सबसे बड़ा होगा। टॉप टू बॉटम मूव करें तो मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होता जाता है। इस कारण जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वैलेंस शेल वाला, वो मोर एंड मोर लूजली हेल्ड होता जाएगा, और जितना ज़्यादा लूजली हेल्ड होगा उतनी कम एनर्जी से ही उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्साइट हो जाएंगे। जब वाइट लाइट पड़ेगी तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन सबसे स्ट्रांगली हेल्ड हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले फोटोन यानी कि वायलेट कलर के फोटोन्स एब्जॉर्ब होंगे, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री लाइट येलो कलर जो है वो ट्रांसमिट होगा। और जबकि टॉप टू बॉटम मूव करने पर इलेक्ट्रॉन्स बिकम मोर एंड मोर लूजली हेल्ड, तो आयोडीन में सबसे लूजली हेल्ड होंगे। इस कारण आयोडीन में सबसे कम एनर्जी वाले फोटोन्स यानी कि रेड फोटोन्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, येलो या रेड फोटोन्स एब्जॉर्ब होंगे, तो उनका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वायलेट हमें अपीयर होगा, आयोडीन का कलर। तो ये रीजन है सिंपल सा कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होता है। एज ए रिजल्ट their electrons become more and more loosely held, and photons of longer and longer wavelength are able to excite their electrons. Full stop. As a result, their complementary colors will have shorter wavelength or darker color. तो तभी जो कलर है हेलोजेंस का वो डार्क होता जाता है जैसे जैसे हम नीचे को मूव करते हैं। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप with increase in molecular size, the electron cloud becomes more and more loosely held, full stop. As a result, photons of lower energy or longer wavelengths will be able to excite their electrons, will be able to excite their electrons, full stop. Hence, the transmitted color will have shorter wavelength और डार्कर कलर। वेवलेंथ जितनी शॉर्ट हो कलर उतना ही डार्क होता है। विल हैव शॉर्टर वेवलेंथ और डार्कर कलर, फुल स्टॉप। दिस इज हाउ कलर ऑफ हेलोजेंस deepens on moving down the group. तो इसके बाद हम इनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले इनकी टाइप ऑफ बॉन्डिंग की बात होगी। तो बेटा हेलोजेंस में अगर ये किसी नॉन मेटल के साथ बॉन्ड्स बनाएंगी तब कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, और अगर किसी मेटल के साथ बॉन्ड बनाएं तब आयनिक होते हैं। जैसे कि कॉमन सॉल्ट जो है ये तो आप जानते ही हो, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अल्कली मेटल्स के साथ इसके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। नो डाउट फजान्स रूल्स के कारण लिथियम आयोडाइड हैज एप्रिशिएबल कोवेलेंट कैरेक्टर, पर ऐसी एक्सेप्शंस तो थोड़ी होती हैं। जनरली दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स विद मेटल्स। और अगर नॉन मेटल कोई देखें जैसे कि नाइट्रोजन है तो NF3 एक बिल्कुल कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, और इसी तरीके से आपने सुना हुआ है CCl4 हो गया, तो ये एक टिपिकल कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। और हेलो एल्केन्स तो हमने बहुत सारे किए हुए हैं, तो वो भी सारे कोवेलेंट ही होते हैं। तो इसका मतलब जो आप लिख लो पहला पॉइंट, नेचर ऑफ बॉन्ड्स। हेलोजेंस फॉर्म ionic compounds with metals and covalent compounds with non-metals generally, and covalent compounds with non-metals generally। फिर बात आएगी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। तो हेलोजेंस की जो है जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट तो -1 होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर ये एक्सेप्ट करेंगे तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। उस कारण ये एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से नोबल गैस कन्फिगुरेशन बन जाती है जिसको आगे डिस्टर्ब करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसीलिए ही
इनकी जो हमारे पास है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी -1, पर हाँ इसके अलावा +1, +3, +5, +7 ऑड नंबर वाली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स कोई भी हो सकती हैं। तो आप लिख सकते हो the general oxidation state of halogens is -1. The general oxidation state of halogens is -1. फ्लोरीन की तो हमेशा ही -1 होती है, बट इट कैन बी +1, +3, +5 और +7 when attached to more electronegative atoms। और हेलोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? ऑक्सीजन है। जैसे कि हेलोजन्स आप जानते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। तो फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बाकी सभी से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? एक फ्लोरीन तो है ही है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, पर ऑक्सीजन भी क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन तीनों से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब भी कभी हेलोजन्स अटैच्ड होंगी विद फ्लोरीन और विद ऑक्सीजन तो इनकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही ऑब्जर्व की जाएगी। तो ऑड नंबर ही रहती है जनरली। क्यों? क्योंकि जब कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अगर आप देखो NS2, NPX2, NPY2 एंड NPZ2 ये होती, और NPZ1। अब अगर इनके इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करना है फॉर फॉर्मिंग मोर बॉन्ड्स तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा आगे, अगले d ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए 3, तो 3 ही बॉन्ड्स बनाएगा। तो इसी कारण इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होगी। पर हाँ जब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच हों तभी होती है पॉजिटिव। और हाँ कभी कभी इवन भी हो जाती है, जैसे क्लोरीन है तो ये +4 या +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर जाती है, पर जनरली ऑड नंबर वाली ही रहती हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो फिर इसके बाद आप लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ हेलाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। फ्लोरीन क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है तो ये तो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करती है विद हाइड्रोजन फॉर्मिंग HF। क्लोरीन थोड़ी स्लो रिएक्शन करेगी, ब्रोमीन और स्लो, और आयोडीन की तो रिएक्शन ही रिवर्सिबल होती है। तो ये वाले हाइड्रोजन हेलाइड्स बनेंगे। इनको हम हेलोजन्स के हाइड्राइड्स नहीं बोलेंगे क्योंकि इन सभी में जो हेलोजन्स हैं उनके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और नेगेटिव चार्ज जिस भी एटम के ऊपर हो आइड सफिक्स उसी एटम के साथ लगाया जाता है, तो इसलिए हेलाइड आयंस बोलेंगे। तो तभी हम इन कंपाउंड्स को हाइड्रोजन हेलाइड्स ही बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी जो फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट या बॉइलिंग पॉइंट्स की। आप लिख लो नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स, जिसमें नंबर 1 बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स या फिजिकल स्टेट में दोनों बातें इकट्ठी ही करवाऊंगा। आपको पता है कि टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो ये इंक्रीज ही होंगे। तो HF का होना चाहिए सबसे कम, इधर को Z लिया, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा हेलोजन का, तो HF का सबसे कम होना चाहिए। इससे ज़्यादा होना चाहिए HCl का, HBr का और ज़्यादा, और HI का सबसे ज़्यादा होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट। पर HF में हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच टू फ्लोरीन, तो इस कारण इसमें होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है HF में। तो इस कारण ही इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट हो जाता है अपने ग्रुप में।
तो तभी सिर्फ HF है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, जबकि बाकी सभी हाइड्रोजन हेलाइड्स जो हैं ये गैशियस होते हैं। HCl भी गैस होता है रूम टेम्परेचर पर हाँ, आप लोगों ने सभी ने लिक्विड देखा है, तो वो क्या चीज होती है, वो HCl गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर होती है। वाटर में ये फ्रीली सॉल्युबल होते हैं, तो इस कारण ही जब HCl को हम गैस को वाटर में डिजॉल्व कर दें तो वी गेट जो HCl हम देखते हैं, उसके ऊपर अगर आप देखो तो लिखा होता है डाइल्यूट HCl और कंसेंट्रेटेड HCl। प्योर HCl नहीं होता है कभी भी, प्योर HCl हमेशा गैशियस होगा। तो अब अगर इनको आपने अरेंज करना हो इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। HCl का सबसे कम, फिर HBr, फिर HI और सबसे ज्यादा है HF का। तो बॉइलिंग पॉइंट्स की बात हो गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट आती है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का बेसिस, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है, हम रखेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को। HF बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है सबसे कम, क्योंकि फ्लोरीन छोटा सा एटम है, क्लोरीन थोड़ा बड़ा एटम है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा हुई। HBr की और ज्यादा बॉन्ड लेंथ हुई, और HI की बॉन्ड लेंथ तो सबसे ज्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि लॉन्गर बॉन्ड है अगर, तो वो थोड़ा वीक होगा। वीक है तो फिर डेफिनेटली जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो अगर हम हीट करेंगे तो सबसे पहले HI ब्रेक होगा, फिर HBr, फिर HCl और HF सबसे बाद में, यानी कि HF यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो जो मैंने दूसरा पॉइंट आपको बोला है थर्मल स्टेबिलिटी, इसके लिए ऑर्डर होगा ये HF थर्मली मोस्ट स्टेबल, फिर HCl, उसके बाद HBr और सबके एंड में HI। तो ये चलेगा यहां पर ऑर्डर। थर्मल स्टेबिलिटी जो आपने लिखा है, इसका नीचे बेसिस लिख लो कि इस बेसिस पर हमने बात की है। बेसिस है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो बेसिस है, ये ना सिर्फ थर्मल स्टेबिलिटी का, बाकी की और भी इसकी प्रॉपर्टीज में बनेगा। जैसे कि नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज रिड्यूसिंग नेचर। ये जो सभी हाइड्रोजन हेलाइड्स हैं, हाइड्रोजन दूसरे को सप्लाई करके दूसरे की रिडक्शन करेंगे। तो कौन सा है कंपाउंड जो सबसे जल्दी हाइड्रोजन देगा, तो वो डेफिनेटली HI है, क्योंकि इसका बॉन्ड सबसे वीक है, तो सबसे इजीली ये हाइड्रोजन सप्लाई करेगा। तो इसलिए HI विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और HBr उससे वीक, HCl उससे वीक, HF जो है ये सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो रिड्यूसिंग नेचर का बेसिस भी हमने वैसे ही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ही कंसिडर किया है। तो रिड्यूसिंग नेचर के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी फोर्थ, एसिडिक नेचर, क्योंकि इनको हैलोजन एसिड्स भी कहा जाता है। ये सभी जो कंपाउंड्स हैं ये हाइड्रोजन को लूज करेंगे एज H पॉजिटिव आयन, और इस तरीके से ये एसिड के तौर पर एक्ट करते हैं। तो एसिड के तौर पर एक्ट करना है तो कौन सबसे जल्दी H पॉजिटिव आयन देगा, जिसका हाइड्रोजन सबसे लूजली हेल्ड है, यानी कि HI। तो HI में से H पॉजिटिव को लूज करना सबसे इजी, HBr में थोड़ा मुश्किल, HCl में और मुश्किल, और HF में सबसे मुश्किल। तो HF विल बी वीकेस्ट एसिड, HI विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो यहां पर भी ऑर्डर आप सेम दोबारा लिख लो, क्योंकि इस ऑर्डर में कोई डिफरेंस नहीं है। रिड्यूसिंग नेचर वाला ऑर्डर और एसिडिक नेचर वाला ऑर्डर जो है, ये दोनों सेम ही होते हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि जो इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे कैसी हैं। तो हाइड्रोजन हेलाइड्स के बाद अब हम करते हैं इनकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात। जो हैलोजन्स हैं ये काफ़ी स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग होती हैं। ये तो बात हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी हाईएस्ट होती है इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर हाईएस्ट है तो दूसरों से इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने इनके लिए सबसे इजी बात होगी, तो इसलिए दे विल एक्ट लाइक
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो आप लिख सकते हो ऑक्सीडाइजिंग नेचर, सिंस हैलोजेंस हैव very strong electron accepting tendencies, they are strongly oxidizing in nature. They are strongly oxidizing in nature. और ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है ये आपको पता है कि ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से भी रिलेटेड होगी कि जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल हो उतनी ही ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर होती है इनकी, और जितना ज़्यादा हो रिडक्शन पोटेंशियल उतनी ही ज़्यादा इनकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती है। तो आप लिख सकते हो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप with decrease in standard reduction potential value, their relative oxidizing power decreases as ये वाला ऑर्डर लिख लो। फिर इसके बाद अगर हमने इनकी रिड्यूसिंग पावर देखनी हो, जो हेलाइड आयंस होंगे, जैसे कि फ्लोरीन से F नेगेटिव बनेगा, क्लोरीन से Cl नेगेटिव, ब्रोमीन से Br नेगेटिव, आयोडीन से I नेगेटिव, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दूसरे को सप्लाई करके उसकी रिडक्शन भी कर सकते हैं। मतलब ये हेलाइड आयन जो हैं दे कैन ऑल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लो है वो आयोडीन का है। तो जो रिलेटिव रिड्यूसिंग पावर है relative reducing power of halide ions, हैलोजेंस जो हैं न्यूट्रल वो तो कभी भी रिड्यूसिंग नहीं होंगी, पर हेलाइड आयंस जो हैं ये रिड्यूसिंग हो जाते हैं, और इनका ऑर्डर रहेगा ऐसे। I नेगेटिव सबसे स्ट्रांगली रिड्यूसिंग होगा, और F नेगेटिव कभी भी रिडक्शन नहीं करेगा दूसरे किसी सब्सटेंस की। क्यों? क्योंकि F नेगेटिव का या फ्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होता है। कोई भी और हमारे पास स्पीशीज नहीं है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन से ज़्यादा हो और वो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींच सके या F नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन खींच सके। तो इसीलिए ही F नेगेटिव जो है ये कभी भी एज रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट नहीं करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस के बाद अब हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, जिसके बाद हम ऑक्सो एसिड्स की बात भी करेंगे। तो ऑक्साइड्स में जब हम बात करते हैं हैलोजेंस के, तो हम कहते हैं कि एक हैलोजन है जो ऑक्साइड नहीं बनाती है, जबकि ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स तो सभी हैलोजेंस के नोन होते हैं, पर फ्लोरीन के जो कंपाउंड्स होते हैं विद ऑक्सीजन, दो कंपाउंड्स हैं इसके, एक होता है OF2 और दूसरा होता है O2F2। ये दोनों केसेस में फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस कारण ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर, इसलिए इनको बोला जाएगा फ्लोराइड्स। अगर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर होता तब हम इसको ऑक्साइड बोलते, पर क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज तो हैलोजन के ऊपर है, फ्लोरीन के ऊपर है, तो इसीलिए ही इनको हम फ्लोराइड्स बोलेंगे, ना कि ऑक्साइड्स। तो आप लिख सकते हो कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन विद ऑक्सीजन, compounds of fluorine with oxygen are called oxygen fluorides and not oxides of fluorine, and not oxides of fluorine because fluorine is more electronegative than oxygen. Fluorine is more electronegative than oxygen, and
the partial negative charge is on fluorine, full stop. Therefore the compounds of fluorine with oxygen are called fluorides of oxygen and not oxides of fluorine, जबकि बाकी की हेलोजेंस के तो ऑक्साइड्स ही कहलाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ फ्लोरीन से कम है, बाकी सभी एलिमेंट्स से ज़्यादा होती है। तो फिर इनके और डिफरेंट जो हमारे सामने बनने हैं ऑक्साइड्स बहुत सारे होते हैं, जैसे क्लोरीन के तो Cl2O, फिर आगे बनता है Cl2O3, ClO2, Cl2O6 या Cl2O7, बहुत सारे ऑक्साइड्स इनके बनते हैं। ब्रोमीन के रिलेटिवली कम बनते हैं, आयोडीन के फिर भी काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। और ऑक्साइड्स के बाद इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होंगे उनकी हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे। तो जो ऑक्साइड्स की बात थी उसमें यही बात आपके लिए स्पेशल याद रखने वाली थी कि ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन जो है उसको हम ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन ही कहते, उनको हम फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सो एसिड्स, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सो एसिड्स जिनमें ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा हाइड्रोजन, जिसको कि लूज करके ये H पॉजिटिव आयन के तौर पर लूज कर सकते हैं, तो उनको हम बोलेंगे ऑक्सो एसिड्स। तो ये भी बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनते हैं, जैसे कि मैं ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ अगर इनका टेबल बनाऊं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन ऑफ कोर्स +1, +3, +5 और +7 होती है। तो अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के केस में तो सभी बन जाते हैं, जैसे HOCl हाइपोहेलस एसिड हाइपोक्लोरस एसिड होता है, फिर HClO2 क्लोरस एसिड, HClO3 क्लोरिक एसिड और HClO4 पारक्लोरिक एसिड। इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आती है। और अगर ब्रोमीन का देखा जाए तो ब्रोमीन के केस में हाइपोब्रोमस एसिड तो बनता ही है और साथ में HbRO3 बन जाता है, पर HbRO2 या HbRO4 एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और आयोडीन के केस में HOI हाइपो आयोडस एसिड तो एग्जिस्ट कर जाता है, पर ना हमारे पास यहाँ पर जो HiO2 होगा आयोडस एसिड वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, पर आयोडिक एसिड HiO3 जिसको हम लिखेंगे ये एग्जिस्ट कर जाएगा। और HiO4 तो हम पढ़ भी चुके हैं, पर आयोडिक एसिड इसको कहा जाता है। तो ऊपर वाला जिसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो इसको बोला जाता है हाइपोहेलस एसिड। हेलस स्टैंड्स फॉर हेलोजन कौन सी है, जैसे हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस, हाइपोआयोडस। और अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो देन इट इज कॉल्ड हेलस एसिड, जैसे यहाँ पर क्लोरस एसिड है। और अगर +5 हो तब इसको कहा जाता है हेलिक एसिड, क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड। और अगर +7 हो तो इसको कहा जाएगा परहेलिक एसिड, जैसे कि पर आयोडिक एसिड यहाँ पर बनेगा। तो इन डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स की अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी हो तो बिल्कुल सिंपल बात होती है यहाँ पर कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करेंगे हम। ये रूल्स में आपको 2 बातें लिखवा चुका हूँ कि अगर हम सेम एलिमेंट देखें तो उसमें हम सेम एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड्स होंगे, तब हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कंपेयर करेंगे। जितनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही स्ट्रांगली एसिडिक होगा। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखकर हम डिफरेंट एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स का कंपैरिजन करेंगे तब हम उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। तो आप लिख सकते हो द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स वेरीज एज, जैसे सबसे पहले HOCl लिया मैंने जिसमें क्लोरीन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है,
इसी तरह से HOBr और HOI। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाएगी एसिडिक नेचर भी डिक्रीज ही होगी। और जब हम एक ही हैलोजन के डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करें तो तब हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। जितनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही स्ट्रांगली एसिडिक होगा वो सब्सटेंस। तो ये बात तो है, जस्ट शॉर्टकट्स आगे याद कैसे रखना है, पर इसका रीजन है जो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम। तो बेटा जैसे कि आप जानते होगे कि HClO4 की शेप कैसी होती है, ये होती है इसकी शेप। तो जब H पॉजिटिव आयन निकलेगा तब ये बन जाएगा इधर, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ये डी पाई पी पाई ओवरलैप से डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर करता है। तो अब जो नेगेटिव चार्ज है एक ऑक्सीजन के ऊपर ये डीलोकलाइज हो जाएगा ओवर 4 ऑक्सीजन एटम्स। तो जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज हो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आती है, ये तो आपको पता है। तो HClO4 H पॉजिटिव आयन देकर स्टेबल परक्लोरेट आयन बनाएगा और वो क्योंकि स्टेबल है इसलिए रेडिली फॉर्म हो जाएगा। तो HClO4 सबसे इजीली H पॉजिटिव देगा, HClO3 थोड़ा उससे मुश्किल देगा क्योंकि यहां पर डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज होगी ओवर 3 ऑक्सीजन्स। तो कम डीलोकलाइजेशन होने के कारण स्टेबिलिटी भी थोड़ी कम आएगी। और इसमें सिर्फ 2 ऑक्सीजन के ऊपर डीलोकलाइज होगा और इसमें तो है ही 1 ऑक्सीजन। तो इसीलिए ही इसका बेसिस जो है ये होगा जो हमारे पास एनायन बना उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कितनी कर है। तो जो ऑक्सो एसिड्स हैं इनकी एसिडिक नेचर का कंपैरिजन भी हमने देख लिया। ऑक्सो एसिड्स के बाद फिर हम करते हैं अब उनके जो और कंपाउंड्स होते हैं हैलोजेंस के, जैसे कि सबसे पहले हम करेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो आप लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। नेक्स्ट जो इसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट हैलोजन एटम्स। जैसे एक है BrCl सिंपलेस्ट इंटर हैलोजन कंपाउंड है। फिर आपने पढ़े हुए हैं ClF3 हो गया, IF5 हो गया, IF7 हो गया। तो ये सारे हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। और इनमें बात जो है समझने वाली वो ये है कि जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं दीज आर मोर रिएक्टिव देन कंपोनेंट हैलोजेंस। तो आप स्टेटमेंट लिख भी सकते हो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन कंपोनेंट हैलोजेंस। जैसे BrCl है तो ये Br2 से या Cl2 दोनों से ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव है ज्यादा? इसका रीजन बिल्कुल सिंपल है, आप देख सकते हो ब्रोमीन और क्लोरीन में जो बॉन्ड बना हुआ है ये बॉन्ड बना है बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ब्रोमीन से ज्यादा है, तो इस कारण क्लोरीन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ब्रोमीन के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो पोलर हैं, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल्स हैं उनमें। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं थोड़े वीक होते हैं, इसलिए ये थोड़ी जल्दी ब्रेक हो जाएगा, थोड़ी फास्ट रिएक्ट करेगा। जबकि ये दोनों नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, इस कारण ये स्ट्रांग हैं, इतनी इजीली ब्रेक नहीं होंगे। तो तभी Br2 या Cl2 उतनी फास्ट रिएक्शन नहीं करती जितनी फास्ट BrCl करती है। फिर इसके बाद हम इनकी जो शेप्स होती हैं वो करते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो इनकी शेप्स और आगे जो हमने नोबल गैसेस में करने हैं उनके कंपाउंड्स कुछ उनकी शेप्स, ये सभी जो हैं हम बेसिस रखेंगे VSEPR थ्योरी या हाइब्रिडाइजेशन का। तो इनकी शेप्स भी हम इकट्ठी ही एक्सप्लेन कर लेंगे। साथ में जैसे कि मैंने सल्फर के हेलाइड्स की बात भी की थी, तो वो भी हम जो हैं उनकी शेप्स भी इकट्ठी ही नोबल गैसेस में हम कंपेयर कर लेंगे। तो इसके बाद हैलोजेंस में और टॉपिक बचता है सूडो हेलाइड आयंस एंड सूडो हैलोजेंस।
pseudo halide ions and pseudo halogens। तो सूडो हेलाइड आयंस कहते किनको हैं हम, तो आप लिख सकते हो दीज आयंस कंसिस्ट ऑफ 2 or more atoms of which one is nitrogen। नाइट्रोजन का होना तो मस्ट है। of which one is nitrogen with properties similar to halide ions। with properties similar to halide ions are called pseudo halide ions, are called pseudo halide ions। जैसे कि Cn नेगेटिव है तो ये इसकी प्रॉपर्टीज Cl नेगेटिव से काफी ज्यादा रिजेंबल करती हैं, और इसमें आप देख सकते हो 2 डिफरेंट एटम्स हैं और उसमें एक नाइट्रोजन है। तो Cn नेगेटिव की केमिकल प्रॉपर्टीज और Cl नेगेटिव की प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर होती हैं, एक दूसरे से काफी मैच करती हैं, और जो इनके डाइमर्स होंगे कंपोनेंट जैसे Cl2, इसको हैलोजन बोलते हैं। इसी तरीके से Cn नेगेटिव आयन साइनाइड आयन का भी डाइमर होता है, इसको सियानोजन बोला जाता है। तो ये हो गया सूडो हैलोजन, इट इज नोन एज सियानोजन। Cn नेगेटिव सूडो हेलाइड आयन है और Cn ट्वाइस सूडो हैलोजन है। इसी तरीके से हम और भी सूडो हेलाइड आयंस करते हैं, जैसे कि SCN नेगेटिव है, थायोसाइनेट आयन इसको बोलते हैं, और इसका डाइमर होगा SCN ट्वाइस, इसको कहा जाएगा थायोसियानोजेन। और फिर बिल्कुल सिमिलर तरीके से OCN नेगेटिव होता है, जिसको साइनेट आयन बोला जाता है, और इसका डाइमर जो है OCN ट्वाइस, इसको ऑक्सीसियानोजेन कहा जाएगा। तो ये तीनों सूडो हेलाइड आयंस हैं, और ये उसके डाइमर्स जो हैं ये तीनों सूडो हैलोजेंस हैं। और सूडो हेलाइड आयंस की प्रॉपर्टीज जो हैं वो हेलाइड आयन से काफी ज्यादा रिजेंबल करती हैं, और सूडो हेलाइड आयंस में एटलीस्ट वन ऑफ द एटम्स इज नाइट्रोजन, ये भी एक मस्ट बात है। और Cn नेगेटिव इनमें एक्सीलेंट सूडो हेलाइड आयन है। जो भी ये सूडो हेलाइड आयंस हैं सबसे ज्यादा रिजेंबल करता है अगर विद हेलाइड आयंस कोई, तो वो है Cn नेगेटिव आयन। तो इसके साथ जो हैलोजेंस हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज की डिस्कशन थी वो होती है खत्म। तो इसके बाद जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें लास्ट ग्रुप हमारे सामने बचता है, दैट इज नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। आप लिख सकते हो ग्रुप 18 एलिमेंट्स, और इनको कहा जाता है नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। कौन कौन सी हैं? सबसे ऊपर होती है हीलियम, फिर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। रेडॉन क्योंकि रेडियो एक्टिव है, इसकी प्रॉपर्टीज हम स्टडी नहीं करते, बहुत कम नोन है इसकी। बाकी जो है इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होती है NS2Np6 एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम की तो 1s2 है। तो बाकी हेलोजेंस की बाकी नोबल गैसेस की NS2Np6 है, जैसे कि नियॉन की 2s2 2p6, आर्गन की 3s2 3p6, क्रिप्टॉन की 4s2 4p6। इस तरीके से इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो चलती है। और आप देख सकते हो फुली फिल्ड वैलेंस शेल है, ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए इनकी कोई टेंडेंसी नहीं है, ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की है कोई टेंडेंसी, ना ही इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की या शेयर करने की। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे, लूज नहीं करेंगे या शेयर नहीं करेंगे, तो मतलब ये केमिकली कंबाइन नहीं होंगे विद अदर एलिमेंट्स, तो तभी इनको हम इनर्ट गैसेस के तौर पे भी जानते हैं। तो अगर हम इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखें तो उसमें सबसे पहली बात हम करेंगे ईज ऑफ लिक्विफिकेशन की। इसको ईज ऑफ लिक्विफेक्शन के तौर पर भी जाना जाता है। जैसे ही हम नीचे को मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस इनका बड़ा होगा। मोनोटॉमिक गैसेस हैं, सिंगल एटम के तौर पर ही एग्जिस्ट करती हैं। एटॉमिक रेडियस बड़ा होने के कारण वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होंगी,
तो ये ज़्यादा ईजिली एक दूसरे के पास पास आएंगे तो तभी ईजिली लिक्विफाई हो जाएंगे। तो इस कारण ही ease of liquefaction will increase on moving down the group with increase in the van der Waals forces of attraction। तो आप लिख भी सकते हो the ease of liquefaction increases on moving down the group with increase in the magnitude of van der Waals forces of attraction। फिर इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज हाईएस्ट होंगी अपने अपने पीरियड्स में, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू वो इनकी या तो जीरो होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोई टेंडेंसी नहीं है, पर अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना ही हो तो वो फोर्सिबली ऐड करना पड़ेगा, दैट विल बी डन बाय सप्लाइंग एनर्जी। तो इसी कारण ही इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। तो आप लिख सकते हो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज हाईएस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, तो इसमें बस इतना लिख सकते हो पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। और पॉजिटिव वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे हम नीचे मूव करेंगे, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एक्सपीरियंस नहीं करेगा, इसलिए एनर्जी थोड़ी कम ही एब्जॉर्ब होगी। तो तभी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वैल्यू उसकी वो थोड़ी डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम नीचे को मूव करते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो नो डाउट टॉप टू बॉटम इंक्रीज ही होंगे। फिर इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में और ज्यादा कोई चीज स्टडी करने वाली नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। इनर्ट गैसेस हैं बेसिकली ये। तो इसके बारे में जो सबसे पहला कंपाउंड जो किसी नोबल गैस का बनाया था 1962 में, 1962 में साइंटिस्ट थे एन बार्टलेट। इन्होंने रिएक्शन एक की, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई विद PTF6। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहां पर O2 मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन हो गई और PTF6 ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो ऐसे करके एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना हमारे सामने, तो ये कंपाउंड बना। फिर उन्होंने देखा कि नेट काम क्या हुआ है, यहां पर O2 मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन हुई। फिर उन्होंने देखा कि जितनी O2 मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी है अबाउट 1176 किलो जूल पर मोल, लगभग उतनी ही जीनॉन की भी होती है 1180 किलो जूल पर मोल। तो ऑक्सीजन और जीनॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर मैच कर रही है तो क्या इनकी सिमिलर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो फिर उन्होंने ट्राई किया जीनॉन को विद PTF6। तो यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही एक हमारे सामने कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया जो कलर्ड होता है। ठीक है जी, ब्राइट इसका ऑरेंजिश येलो कलर होता है। तो ये वाला फर्स्ट एवर कंपाउंड था जो किसी नोबल गैस का बनाया गया था। तो सबसे पहले आप यहां पर बात याद रखनी है कि एन बार्टलेट प्रिपेयर्ड द फर्स्ट एवर कंपाउंड ऑफ नोबल गैस इन 1962। फिर इसके बाद काफी सारे कंपाउंड्स इन नोबल गैसेस के और भी बना लिए गए, पर जो भी कंपाउंड्स बने वो बने या तो विद फ्लोरीन या विद ऑक्सीजन ओनली। तो आप लिख सकते हो द कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस आर नोन विद द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव fluorine and oxygen only, the most electronegative fluorine and oxygen only। क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा साथ में तो तभी तो नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्साइट होंगे, अलग अलग होंगे, अनपेयर्ड होंगे, तभी वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा। तो जो इनके कंपाउंड्स बनते हैं, मैं जीनॉन के ही कंपाउंड्स की बात करूंगा, जैसे ये बनेंगे विद फ्लोरीन
XeF2 बनेगा, XeF4 बनेगा, और फिर XeOF2 हो गया, XeO2F2 या XeOF4 या XeO3। तो जो भी जिनॉन के कंपाउंड्स हैं ये बने हैं विद फ्लोरीन या ऑक्सीजन ओनली, किसी तीसरे एलिमेंट के साथ ये कोई कंपाउंड्स फॉर्म नहीं करता है। तो इनकी शेप्स भी अब हमें स्टडी करनी है, जो जिनॉन के फ्लोराइड्स हैं पर्टिकुलरली। और शेप्स की बात मैंने इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में भी की थी, और उससे पहले सल्फर के फ्लोराइड्स के केस में भी की थी। तो शेप इनकी जो हमने डिटरमिन करनी है उसका बेसिस है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड VSEPR थ्योरी, जो आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ते हो। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर ही ये बात एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे एक है ClF3, फिर आता है SF4, फिर आएगा XeF2 या XeF4। मैंने ये चार कंपाउंड यहाँ पर लिखे हैं। इन चारों की शेप से ही हमें सारी बात, जो ज्योमेट्रीज और शेप्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिनका बेसिस हम हाइब्रिडाइजेशन या VSEPR थ्योरी रखें, तो वो बात पूरी क्लियर हो जाती है। इसीलिए मैंने यही 4 एग्जाम्पल्स जो हैं ये चूज की हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो ClF3 में क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो अगर, तो एक S 3 P और एक D, यानी कि टोटल 5 ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, तो इस कारण 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे। और 5 ऑर्बिटल्स अगर बने हाइब्रिड, तो उनकी पॉसिबल ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल डिस्पोजिशन जो है दैट विल बी समवट लाइक दिस। इस तरह से एक चीज होगी अबव दी प्लेन, एक बिलो दी प्लेन। अब देखो, जो ऊपर वाली पोजीशन है या नीचे वाली है, इनको हम बोला करते हैं एक्सियल पोजीशंस, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ द मॉलिक्यूल बनाएंगी और ये तीनों इसके अराउंड ऐसे हम रोटेट कर सकते हैं। और इन तीनों पोजीशंस को कहा जाता है इक्वेटोरियल पोजीशंस। और 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे यहां पर, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी अगर तो। और बॉन्ड्स हैं सिर्फ 3। अगर बॉन्ड्स हैं 3, ऑर्बिटल्स हैं 5, तो इसका मतलब है कि बाकी के 2 ऑर्बिटल्स में लोन पेयर्स हैं। और VSEPR थ्योरी में बेटा जी आपने पढ़ा था कि लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम होती है, फॉलोड बाय लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होती है। तो इस कारण ही लोन पेयर्स को हमें वहां पे रखना होगा जहां पर रिपल्सिव इंटरैक्शंस मिनिमम हों। तो रिपल्सिव इंटरैक्शन मिनिमम हो सकती हैं जब लोन पेयर्स मैक्सिमम अपार्ट हों, यानी कि एक लोन पेयर ऊपर और एक नीचे 180 डिग्री एंगल पे। पर तब दोनों लोन पेयर्स के 90 डिग्री के एंगल्स होंगे विद द 3 फ्लोरीन एटम्स। तो इस कारण लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जहां पर थोड़ी सी ज्यादा डोमिनेंट हो जाएंगी। तो इसीलिए ही जो लोन पेयर्स हैं उनको हम रखेंगे प्रेफरेबली एट इक्वेटोरियल पोजीशंस, क्योंकि यहां पर अगर आएंगे लोन पेयर्स तब इनके सिर्फ 2 बॉन्ड्स के साथ 90 डिग्री का एंगल होगा, और एक फ्लोरीन लगा ली हमने यहां पर, एक फ्लोरीन आएगी अबव द प्लेन और एक फ्लोरीन बिलो द प्लेन। इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं थोड़ा 90 डिग्री एंगल पे रोटेट करके लिखूं, तो देन इट विल अपीयर लाइक दिस। एक इधर है लोन पेयर और एक इधर है लोन पेयर। तो ये शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जब हम देखते हैं तो उसमें लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं। ज्योमेट्री में हम लोन पेयर की पोजीशन को भी देखते हैं, पर शेप ऑफ द कंपाउंड में हम लोन पेयर को नहीं देखते हैं। तो इसलिए यहां पर जो शेप है उसको हम टी शेप स्ट्रक्चर कहेंगे। इसकी ये टी है, तो बिल्कुल ऐसे ही 2 F इधर और 1 F नीचे, बीच में क्लोरीन है, तो इसीलिए इसकी टी शेप्ड स्ट्रक्चर कही जाती है। तो ये थी बात ClF3 की, जिसमें आपने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन थी sp3d और शेप ऑफ द कंपाउंड बनी है टी शेप। और इसमें हमने 2 बातें और भी देखी हैं
कि लोन पेयर्स को कहाँ रखना है। प्रेफरेबली लोन पेयर्स को हम वहां रखेंगे जहां रिपल्सिव इंटरेक्शंस मिनिमम हो, और वो मिनिमम होंगी जब हम लोन पेयर्स को प्लेस करेंगे एट इक्वेटोरियल पोजीशंस। कभी भी इनको लोन पेयर्स को एक्सियल पोजीशन पर नहीं रखना है। तो फिर इसके बाद अगर SF4 की बात की जाए तो SF4 में जो सल्फर है सेंट्रल, इसकी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d। यहां पर भी सल्फर की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो sp3d ही आती है। अगर आप कैलकुलेट भी करना चाहो तो वो करके देख सकते हो। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन अगर हो तब ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये तो हमने अभी देखी, ClF3 में भी थी। और सल्फर एटम है यहां पर सेंट्रल, और ये बात आप जान चुके हो कि फ्लोरीन क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स ही बना पाती है, सिर्फ 4 सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो 4 ऑर्बिटल तो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। जो 5वां ऑर्बिटल होगा उसमें एक लोन पेयर रखेंगे, और लोन पेयर को कहां रखना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है। तो यहां पर अगर मैंने प्लेस कर दिया लोन पेयर, तो एक फ्लोरीन इधर फिट करेंगे, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन आएगी अबव द प्लेन और एक फ्लोरीन आएगी बिलो द प्लेन। इस तरह की शेप बनी। और अगर इसको मैं 90 डिग्री एंगल पर रोटेट करके बन लिखूं तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी। एक लोन पेयर है ऊपर, तो आप देख सकते हो ये सी-सॉ ज्योमेट्री बनी है, सी-सॉ शेप बनी है कि इधर से अगर प्रेस करेंगे तो नीचे ये ऊपर जाएगा, फिर उधर से प्रेस करेंगे तो वो नीचे, और ये वाली पोजीशन ऊपर जाएगी, यानी कि इसको कहा जाएगा सी-सॉ ज्योमेट्री। तो SF4 की शेप आई है सी-सॉ शेप। और फिर इसके बाद XeF2 यानी कि ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड, इसकी बात करनी है हमने। तो इस केस में ज़ीनॉन की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखें तो वो कौन सी आती है। तो यहां पर ज़ीनॉन के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और फ्लोरीन के 7 होते हैं। तो यहां पर ज़ीनॉन की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी sp3d ही आ रही है। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं पर बॉन्ड्स हैं सिर्फ 2। तो इसका मतलब है देयर विल बी 3 लोन पेयर्स। और लोन पेयर्स को कहां रखना है, ये अब बात आप जान चुके हो अच्छी तरह से कि लोन पेयर्स को हमने प्लेस करना है एट इक्वेटोरियल पोजीशंस। तो जो एक्सियल पोजीशंस हैं वहां पर हम रखेंगे बॉन्ड्स को। तो अब आप जानते हो कि सिर्फ 2 ही बॉन्ड्स हैं, तो एक फ्लोरीन आ जाएगा अबव द प्लेन, एक फ्लोरीन आएगा बिलो द प्लेन, और जो 3 लोन पेयर्स हैं वो होंगे तीनों एक्सियल पोजीशंस पर। लाइक दिस। तो इस तरीके से जो शेप ऑफ द कंपाउंड बनेगी वो कैसी है, वो बिल्कुल लीनियर शेप होगी। यहां पर अगर इसको 90 डिग्री एंगल पर रोटेट किया जाए तो जो एटम्स की पोजीशन है उसके मुताबिक तो बिल्कुल लीनियर ज्योमेट्री यहां पर बन रही है। जब हम शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को देखते हैं तो लोन पेयर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ये एक लीनियर शेप इसकी बिल्कुल बनी। तो शेप का अगर आपको लिखना हो तो लीनियर लिख सकते हो। लीनियर शेप फिर XeF4 है। XeF4 जो है ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड, इसमें अगर अब हाइब्रिडाइजेशन देखी जाए तो ये क्या होगी, यहां पर ज़ीनॉन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आ जाती है sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो हमारे पास 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे,
6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं पर बॉन्ड्स हैं सिर्फ 4, तो इसका मतलब 2 लोन पेयर्स हैं। और 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मैक्सिमम अपार्ट तभी होते हैं जब ये अडॉप्ट करें स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल डिस्पोजिशन। और अगर ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल रखी जाएगी तो ये एक स्क्वायर बेस मैंने बना दिया, इसके बाद एक चीज़ है अबव दी प्लेन और एक है बिलो दी प्लेन, इस तरीके से। अब आप देखो अगर तो ये 4 हैं इक्वेटोरियल पोजीशंस और ये दोनों हैं एक्सियल पोजीशंस, पर यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल पोजीशन में या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सभी पोजीशंस बिल्कुल इक्वलेंट होती हैं, सभी पोजीशंस में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पर चाहो तो ये दोनों को एक्सियल बोल लो, चाहो तो ये इन दोनों को एक्सियल बोल लो, चाहो तो इन दोनों को एक्सियल बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस कारण यहाँ पर लोन पेयर्स को जहां मर्जी रख लें, जैसे कि मैंने इधर बना दिया एक एक्सियल पोजीशन पर और इधर भी एक्सियल पोजीशन पर ही बना दिया, तो इसका कोई फर्क नहीं है, चाहे इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखो चाहे इसको एक्सियल पोजीशन पर रखो, शेप ऑफ द कंपाउंड में कोई फर्क नहीं होना है। पर हाँ, अगर हम इनको जैसे मैंने शो किए हैं वैसे रखें तब शेप जो हमें क्लियरली पता चल जाती है कि ये स्क्वायर प्लेनर शेप है, क्योंकि लोन पेयर्स को हमने शेप में इंक्लूड तो नहीं करना है, तो इसलिए इसकी शेप हुई स्क्वायर प्लेनर। तो ये थी कुछ शेप्स ऑफ द कंपाउंड्स जिनका बेसिस हमने हाइब्रिडाइजेशन या VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंगली किया। फिर जिनॉन के ऑक्साइड्स भी होते हैं, 3 ऑक्साइड्स हैं, जैसे XeOO3 है तो इसकी पिरामिडल शेप होगी, फिर XeOF2 है तो टी शेप्ड स्ट्रक्चर होगी इसकी। तो इस तरीके से इनकी शेप्स भी थोड़ी जान लेनी चाहिए। तो इसके साथ जो P ब्लॉक के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी हमने पूरी डिटेल्ड डिस्कशंस कर ली हैं। इसमें नो डाउट हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस जो हैं जैसे कि अमोनिया की फॉर्मेशन हो गई या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन, उनके ऊपर थोड़ा जोर कम दिया है। जो लॉजिकल चीज़ें हैं जैसे पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड्स हो गए या ऑक्साइड और ऑक्सो एसिड्स हो गए, इनकी स्टडी हमने पूरी डिटेल में की है। तो जो क्वेश्चंस आएंगे वो ज़्यादातर इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आते हैं। तो इसके बाद अब हमने असाइनमेंट डिस्कस करनी है। तो जो P ब्लॉक एलिमेंट्स की है, मैं आपसे फिर कहूँगा कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम यो असाइनमेंट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे।